अभी तक सुश्रुत उत्तर तंत्र में 2 अध्याय हमने देख लिए हैं। उसमें अभी तक हमने सुश्रुत उत्तर तंत्र को समझ लिया, पहले अध्याय को डिटेल से समझ लिया, फिर शालाक्य को समझ लिया। अब चलिए वर्तमगत रोग अध्याय जो तीसरा अध्याय है उसकी शुरुआत करते हैं। मैं डॉक्टर कृष्णन। इस चैप्टर में हम अभी समझेंगे कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और बिल्कुल उसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उसी फॉर्मेट में बिल्कुल एक नए अंदाज में सुश्रुत उत्तर तंत्र तृतीय अध्याय को देखेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन है, वर्तमगत रोगों की संख्या कितनी है? तो 21 है। हमने समझा था वर्त में यानी आईलिड, और आईलिड का मतलब हस्बैंड वाइफ। तो जब प्यार करेंगे तो प्यार करेंगे तो किस करेंगे तो पलकें झुक जाएंगी, तो 21 रोग हो गया। इसमें साध्य रोग कितने हैं? 17। क्यों हैं? क्योंकि मेल और फीमेल को यदि एक साथ आएंगे तभी साध्य हो पाएगा कोई चीज़। तो साध्य रोग एक साथ 17। और मेल फीमेल कैसे सोचें हम? तो वर्तम यानी आईलिड, आईलिड यानी प्यार, और प्यार यानी मेल फीमेल। तो मेल फीमेल जब एक साथ आएंगे तभी कोई चीज़ सिद्ध होगा, यानी साध्य रोगों की संख्या एक साथ 17। असाध्य कितने हैं? तो ये 3 हैं। तो 3 कौन कौन से हैं? वातहत वर्त्म, निमेष और वर्त्म अर्श। तो वातहत, वात यानी नर्वस सिस्टम। तो जब नर्वस सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा, तो फिर उसको कैसे आप ट्रीटमेंट करेंगे? दैट मीन्स असाध्य। निमेष में भी थर्ड क्रैनियल नर्व पैल्सी होती है, इसमें भी नर्वस सिस्टम खराब हो गया तो ये असाध्य। वर्त्म अर्श जो है आपके आईलिड के ऊपर अर्श है। वर्त्म एक अर्शोवर्त्म था और एक वर्त्म अर्श है, तो वर्त्म अर्श असाध्य। याप पे कितना है? 1। तो ये हो गया पश्चिम को। ये देखिए याप पे और पश्चिम को। तो ऐसे समझिएगा, पश्चिम और कोप। पश्चिम यानी आई लैसेज, और आई लैसेज कुपित हो गई है। तो क्रोधित क्यों हुई है? जब ये आपकी आँख है और ये आपकी आई लैसेज है, ये आई लैसेज कुपित हुई तो अंदर चली गई, अंदर चली गई यानी इसको चोट पहुंचा रही है। तो यदि इसको हम इस सीलिया को तोड़कर निकाल दें, इस आई लैसेज को तोड़कर निकाल दें, तो ये ट्रीटमेंट ठीक हो जाएगा। इसलिए ये याप पे है। ठीक, तो पश्चिम को याप पे है। इतनी बात समझ में आ गई। अब वाग्भट्ट ने 24 घर बताया है। तो वाक यानी वाणी, 24 घंटे इनको कुछ न कुछ बोलना है। तो 24 घंटे इनको क्या बोलना है कि 24 घंटे प्यार की गंगा बहाओ। तो वर्तम रोग 24। अब आइए इसमें क्या ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट पार्ट देखिए, तो छेदन भेदन लेखन, यही 3 ट्रीटमेंट है इसमें। ठीक, तो छेदन यानी एक्सीजन यानी एग्जिट, एग्जिट यानी काट कर निकाल देना। तो 3 में है, अर्श है तो अर्श है तो अर्श वाली चीज़ को इसको काट कर निकाल दीजिए। अर्बुद है, ट्यूमर है, तो काट कर निकाल दीजिए। अर्श वर्त्म, वर्त्म अर्बुद, काट कर निकाल दीजिए। अर्श है, काट कर निकाल दीजिए। तो ये अर्शोवर्त्म, वर्त्म अर्बुद, अर्बुद और शुष्कार्श का ट्रीटमेंट क्या है? छेद्य है। एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन आएगा, और बिल्कुल ऐसे ही समझना है कि अर्शोवर्त में क्यों ट्रीटमेंट छेदन है। छेद यानी एक्सीजन, एग्जिट यानी बाहर, काट कर आउट कर देना, एग्जिट कर देना। तो अर्श
अर्शोवर्तम हो गया। अर्बुद है, ट्यूमर है, कहीं भी यदि ट्यूमर है तो उसको काट कर हटा दीजिए, तो मेटास्टेसिस नहीं होगा। शुष्कार्स खुद ही अर्श है तो उसको भी काट कर हटा दीजिए। तो नो कन्फ्यूजन। भेदन कौन कौन सा है? भेद्य यानी इंसीजन, इंसीजन यानी ये इंजेक्शन लगाना है। 3 है, कौन कौन सा? तो विषवर्त्म, अंजननामिका और लगड़। विष किसको कहते हैं? विष कहते हैं कमल की नाल को। ये है कमल की नाल, जो कि ऐसे है ना कमल, और ये पानी है। इस पानी में ये है, कायदे से इसकी सेल वाल को ब्रस्ट कर जाना चाहिए, फूल कर मर जाना चाहिए। जैसे बैक्टीरिया में हम लोग पढ़ते हैं ना, सेल वाल कैसे, जब जब आपको एंटीबायोटिक में आप पढ़ेंगे तो सेल वाल पर एक काम करता है और एक प्रोटीन पर काम करता है। तो फंक्शन यही होता है कि इसके अंदर पानी भर जाए, प्लाज्मा भर जाए हमारे शरीर का, तो वो फट जाएगा। बिल्कुल इसी तरह विषवर्त्म है। विष यानी कमल की नाल, और कमल की नाल को फट जानी चाहिए थी पानी के अंदर होने से। ऑस्मोसिस वाला टर्म याद करिए फिजिक्स का। लेकिन नहीं फटता, क्यों? क्योंकि कमल की नाल में पोर्स होते हैं, यूं यूं यूं, तो ये छेद होते हैं ढेर सारे, तो ढेर सारे इंसीजन लगे हुए हैं इसमें, इंसीजन लगे हुए हैं इसलिए नहीं फटता। तो इंसीजन यानी विषवर्त्म, नो कन्फ्यूजन। अंजननामिका, अंजन यानी होता है, अंजन यानी होता है काजल। तो कोई महिला है, यदि किसी का दिल भेदना है तो खूब मेकअप करके जाएगी, तो अंजन नामिका भेदन। और लगड़, लगड़, ल और गढ़। तो हम लोगों ने सुश्रुत सूत्र स्थान में हम पढ़ाएंगे भी आगे। सुश्रुत सूत्र 38 में 37 गढ़ का वर्णन है, उसी में से एक काकोल्यादि गढ़ है। काकोल्यादि गढ़ में आप देखिएगा डिटेल, अभी और मैं बताऊंगा आपको। तो इसमें लगड़ में एक कोल प्रमाण की पीड़िका हो जाती है ऐसे यहाँ पर। तो वह क्या करोगे, चीरा लगा करके उसको निकाल दो, इंसीजन। तो ये 3 चीज़ हमने समझ लिया। अभी घबराई नहीं, और डिटेल में नीचे पढ़ेंगे इसको। यहाँ समझ लीजिए कि ये 3 में छेदन क्यों आया, इन 3 में भेदन क्यों आया। विषवर्त्म में क्योंकि कमल की नाल है तो इंसीजन जगह जगह लगे हुए हैं उसमें, ठीक, इंजेक्शंस लगे हुए हैं जगह जगह। अंजन नामिका है तो दिल भेदना है तो भेदन है उसमें। भाई ये है ना दिल, ये आपका दिल है, ऐसे इंसीजन लग गया। जब ऐसे इंसीजन लग गया तो भाई भेद्य हो गया, अंजन नामिका। और लगड़, लगड़ में काकुल्यादि गढ़, काकुल्यादि यानी कोल, और कोल प्रमाण यानी लगड़। वो आप अभी डिटेल पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा। तो लगड़ में क्या है, भेदन। अब लेखन, ये 3 तो ही हो गया, छेदन, भेदन और लेखन। लेखन 9 है, स्क्रैपिंग। डिटेल में नीचे पढ़ेंगे, छोड़ दीजिए अभी इसको। इस आई में मैक्सिमम वैसे तो स्क्रैपिंग ही होता है, तो अभी आगे और देखिएगा। खासकर वर्त्मगत आईलिड पर, जैसे आपके आईलिड पर कोई चीज़ आ गई तो पपड़ी जम गई, खुरच के निकाल दीजिए, तो स्क्रैपिंग। तो वर्त्मगत रोग में मैक्सिमम स्क्रैपिंग, ठीक। 9, 3, 12, 3, 15 और 17 है साध्य, 2 बचा है। और तो 2 अशस्त्रकृत है, अक्लिन्न और प्रक्लिन्न, अक्लिन्न और प्रक्लिन्न। ये नीचे आएंगे तो डिटेल दिखेगा आपको। 17 साध्य, 1 याप पे पश्चिम को, प से पश्चिम को, प से याप पे, ठीक हो गया। 17, 1 18,
और 3 असाध्य, टोटल हो गए 21। नो कन्फ्यूजन। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब देखिए, अब लाइन बाय लाइन हम पढ़ते हैं। श्लोक संख्या 9, इसमें पहली डिजीज दी है उत्संगिनी। उत यानी होता है, उत एक उपसर्ग है, प्रीफिक्स है, जैसे उत्सर्ग, उत्सर्ग, उत्कर्ष। तो उत यानी ऊपर, और संग यानी होता है गोद, तो ऊपर वाला गोद। इतना याद हो गया। अब समझिए क्वेश्चन। आभ्यंतरमुखी वाह्य उत्संगे किसके लिए आया है? तो उत्संगिनी के लिए आया है। अभ्यंतरमुखी यानी नीचे वाले पर होगा, ठीक। अभ्यंतरमुखी वाह्य उत्संगे। श्लोक संख्या 9 देखिए। अधोवर्त्म के उत्संग में तथा वर्त्म के भीतर मुख वाली, किंतु बाहर की ओर उभरी हुई। देख रहे हैं, ये अंदर नहीं है, बाहर की ओर उभरा है। ये बाहर की ओर उभरा है, बाहर की ओर उभरा है। तो ये हो गया अभ्यंतरमुखी वाह्य उत्संगे उत्संगिनी। 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो ये वाला श्लोकांश किसके लिए आएगा? नो कन्फ्यूजन, उत्संगिनी। फिर अधोवर्त में है कि ऊर्ध्ववर्त में है? तो सुश्रुत साहब ने कहा है कि नीचे, अधोवर्त में। वाग्भट्ट साहब को कुछ एक्स्ट्रा बोलना है तो बोलते हैं दोनों में है, ठीक। अब विदेह निमि, इसमें कुछ और ऐड ऑन करते हैं। वो कहते हैं कि जिसमें फूट जाने पर कुक्कुट अंड के समान स्राव हो, वही है उत्संगिनी। कुक्कुट अंड के समान स्राव किस में होता है? उत्संगिनी, अकॉर्डिंग टू विदेह निमि। तो विदेह यानी देह से रहित। देह से रहित कौन होता है? भूत और पिशाच। तो कुक्कुट अंड, भाई हम लोगों ने समझा था कि वर्टिब्रेट का जन्म कैसे होता है? स्पर्म और ओवा से, और ये कह रहे हैं अंडे से हो रहा है। तो कुक्कुट अंड के समान स्राव यानी भूत प्रेत यानी विदेह निमि ने कुक्कुट अंड का डिस्क्रिप्शन किया है। उत्संगिनी के लिए क्यों आया? क्योंकि अंडे का ट्रे है, और अंडे के ट्रे में कौन सा अंडा फूटा है, जब तक आप एक एक अंडे को ऊपर उठाकर देखेंगे नहीं, कैसे पता चलेगा? तो उत्संगिनी जोड़िए एक दूसरे को। उत्संगिनी कुक्कुट अंड के समान स्राव किसके लिए आया? उत्संगिनी के लिए आया। क्यों? क्योंकि अंडे को ऊपर उठाएंगे तो पता चलेगा नीचे से फूटा हुआ है, और उत यानी ऊपर, उत यानी ऊपर। तो इसका गर्भ फूटा हुआ है, तो उत्संगिनी। ये टर्म कौन कह सकता है जिसका शरीर ना हो? तो विदेह निमि, ये विदेह निमि ने कहा है। 3 क्वेश्चन यहाँ तैयार। अब आइए, वाग्भट्ट क्यों चुप बैठेंगे? इनको भी कुछ डिफरेंट कहना है। इन्होंने कह दिया कि ये रक्तज है। सुश्रुत ने कहा था सर्वदोषज है उत्संगिनी, ठीक है। सुश्रुत के अनुसार ये सर्वदोषज है, लेकिन वाग्भट्ट ने इसको रक्तज बोला। क्यों? वाग्भट्ट हैं तो कुछ न कुछ अच्छी बात बोलनी है। सुश्रुत तो सुनी सुनाई बात बोल रहे ना, सुंदर सुनना। तो सुंदर सुनना कौन करता है? जो सबकी बात सुनता है, सबकी बात सुनता है तब वो कहता है। तो सर्वदोषज सुश्रुत का है उत्संगिनी, वाग्भट्ट की उत्संगिनी रक्तज। क्यों? क्योंकि उत्संगिनी में हमने समझा कुक्कुट अंडा आ रहा है, ठीक।
ध्यान से समझिए, उत्संगिनी में कुक्कुट अंडा आ रहा है। तो अंडा क्या है? अंडा एक नॉनवेज आइटम है। लोग कहते हैं नॉनवेज नहीं है, तो इसके लिए एक नया टर्म आ गया, एगिटेरियन। तो वाघभट्ट अच्छा बोलेंगे, वो बोलेंगे यार ये नॉनवेज नहीं है, ये तो रक्तज है। क्यों? रक्ता रक्तीन पीटिका। इस 3 टर्म याद हो गया हमको। रक्ता रक्तीन पीटिका उत्संगिनी के लिए आया है। कुक्कुट अंड के समान स्राव उत्संगली के लिए आया है अकॉर्डिंग टू विदेहनिमी। और आभ्यंतरमुखी वाह्य उत्संगे उत्संगनी के लिए आया है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। पहला श्लोक, पहला डिजीज खत्म, समझ में आ गया होगा सब। दूसरी डिजीज है कुंभिक पीटिका, इंटरनल स्टाई या हार्डियोलम। और वो उत्संगिनी क्या था? चलाजियन या मीबोमियन सिस्ट। दिस वन इज चलाजियन, चलाजियन या मीबोमियन सिस्ट। कुंभिक पीटिका क्या है? इंटरनल स्टाई या हार्डियोलम। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर कुंभुक बीज प्रतिमा, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। कुंभिक और ये कुंभिक पीटिका, नो कन्फ्यूजन, वर्तमगत रोग हो गया ये। इसका है अनार के फूल के समान। तो ये देखिए आँख में ऐसे मटके के समान हो जाता है, आँख ऐसे, देख रहे हैं? इंटरनल स्टाई या हार्डियोलम कुछ कुछ चलाइजियन जैसा होता है। तो ये देखिए बिल्कुल उसी तरह हो जाता है, ये देखिए। तो कुंभिक बीज प्रतिमा इसके लिए है, कुंभिक पीटिका के लिए है। ये सन्निपातज है, कुंभिक पीटिका सन्निपातज है। कैसे? तो सन्निपातज यानी सबका पतन होगा इसमें, सब यहीं आकर गिरेंगे कुंभ में। कुंभ में त्रिवेणी होता है जिसमें सब सारे दोष आकर के मिलते हैं, और त्रिवेणी में आकर के साध यानी पवित्र हो जाते हैं। अब समझिए, सन्निपातज समझ लिया, साध्य समझ लिया। आद्यम आपयंती भिन्ना, ये किसके लिए आया है? कुंभिक पीटिका के लिए। क्यों? क्योंकि ये कुंभिक पीटिका फूटने के बाद पुनः भर जाती है। आद्यम आपयंती भिन्ना, आद्यम आपयंती भिन्ना यानी पुनः भर जाना। आद्यम आपयंती भिन्ना, फूटने पर पुनः भर जाना। तो इसको कैसे याद करेंगे आप? पुनः फूल जाएगी, भर जाएगी, कैसे याद करेंगे? तो कुंभिक पीटिका यानी, कुंभिक यानी अनार, अनार का फूल ही तो अनार बनेगा। और कोई किसी में हीमोग्लोबिन परसेंटेज 4 हो गया है तो अनार का जूस पिलाओ इसको, पांडु रोग खत्म, एनीमिया खत्म। दाडिम फल आकार प्रतिमा किसने कहा है? विदेहनिमी ने कहा है, ठीक, कुंभिक पीटिका के लिए। ट्रीटमेंट इसका क्या है? लेखन है। क्यों? क्योंकि कुंभिक है, कुंभ है, और कुंभ और घड़ा जब गंदा हो जाता है तो रगड़ रगड़ कर साफ किया जाता है, स्क्रैचिंग, स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग, ठीक। तांबे का घड़ा है मान लीजिए, क्या करेंगे? बार बार उसको रगड़ेंगे। तो कुंभिक पीटिका में हमने समझा स्क्रैपिंग, लेखन। क्यों लेखन आया है हमने ये भी समझ लिया, ठीक। तो 2 डिजीज याद हो गई हमको, उत्संगिनी और कुंभिक पीटिका, हार्डियोलम और चलाजियन। अब आइए पोथकी। पोथकी का कोरिलेशन है श्लोक संख्या 11। पोथकी का कोरिलेशन है ट्रैकोमा। तो बिल्कुल ध्यान से समझिए, किताब बाद में देखते रहिएगा। ट्रैकोमा, पोथकी। तो पोथकी में ट्रीटमेंट क्या है? क्वेश्चन है। तो पोथी पर लिखा जाता है, पोथकी यानी
पोथी, पोथी यानी बुक, बुक पर लिखना, बुक कॉपी पर लिखना तो लेखन। बाई हूँ तो बाई चंद्रोदयवर्ती। ठीक। पोथकी में कौन सा दोष है? तो ट्राइकोमा कफज है। हम लोगों ने पहले क्या चिट कोड बनाया था? हम लोगों ने बनाया था लुक पापा बल। सुश्रुत उत्तर तंत्र 1 याद कर लिए। लगड़, उपनाह, कृमि ग्रंथि, पोथकी, पिष्टक, बलास ग्रथित में क्या है? कफज है। तो लुक पापा बल ये कफज हो गया पोथकी। श्लोक संख्या 11 में आप देखिए, इसमें लिखा होता है रुजावत्य। तो रुजा है इसमें, तो ये रुजावत्य टर्म किसके लिए आया है? तो कफज है तो रुजा है। रुजावत्य ये पोथकी के लिए आया है। पीडकाश्च रुजावत्य पोतख्य इति संज्ञा। कंडू वंडू तो कफ का लक्षण होता ही है, तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अब पोथकी में जो सुश्रुत साहब हैं, ये इन्होंने लिखा है रक्त सरसप सन्निभा। तो क्वेश्चन है रक्त सरसप सन्निभा किसका लक्षण है? तो ये पोथकी का क्यों है समझिए। तो पोथी पर सुंदर लिखा जाता है, तो सुंदर सर्जन हैं, सुंदर हैं, सुंदर सर्जन, सुंदर सुनते हैं। तो सुंदर सुना सर्जन है, सुंदर सुनते हैं ये सर्जन साहब, तो सर्जन है तो रक्त निकालेंगे, तो रक्त सरसप पोथकी। श्वेत सरसप हिमाचल प्रदेश में आया था क्वेश्चन। श्वेत सरसप वाघभट्ट ने कहा है। तो वाघभट्ट तो हमेशा ठीक बात बोलेंगे ना। वो बोलेंगे कि यार कफ का कलर वाइट होता है और पोथकी लुक पापा बल है यानी कफज है, तो इसमें श्वेत सरसप होना चाहिए। सुश्रुत कहेंगे कि मैं सर्जन हूँ तो रक्त सरसप है। वाघभट्ट कहेंगे कि मैं ठीक बोलूँगा तो इसलिए कफ का कलर बोलूँगा तो श्वेत सरसप है। पोथकी का साइन सिम्टम है जलस्राव, प्रकाश असह्यता, वेदना। और जब इसमें राग और मिल जाती है लालिमा तो वो हो जाती है अभिष्यंत कंजक्टिवाइटिस। अब देखिए ये ट्रैकोमा है, ये आपका दिस वन इज आईलिड, दिस वन इज आईलिड का इंटरनल भाग। अब देखिए रक्त सरसप, देखिए सरसों के दाने के बराबर है। सुश्रुत साहब रक्त सरसप पीड़िका बोले हैं, ये श्वेत सरसप बोले हैं। स्टेजेज ऑफ ट्राइकोमा छोड़ दीजिए, आप देख लीजिएगा बाद में। अब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, मैं इसलिए इसको जोड़ के बता रहा हूँ पोथकी को, क्योंकि बिल्कुल करंट का सीन है ये, आपके जीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, समझिएगा। सेफ स्ट्रेटजी किसके लिए है? सेफ स्ट्रेटजी फॉर एलिमिनेशन ऑफ ट्राइकोमा। और WHO ने ट्राइकोमा को 2020 तक ख़त्म करने की बात कही थी। किसके द्वारा? सेफ के द्वारा। सेफ क्या है? सर्जरी, एंटीबायोटिक्स का यूज, फेशियल क्लीनिनेस और इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट। इंडिया में ट्राइकोमा कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 63 में, 63 में 63 में ये ट्राइकोमा कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था पोथकी। और 1976 में इसको नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस के साथ मर्ज कर दिया गया। तो दो चीज़ हमने समझा, 63 और 76, इसीलिए सुश्रुत की आंखें कितनी? 76 IDG। अब ट्रैकोमा फ्री स्टेटस इंडिया को कब मिला है? जीएस का क्वेश्चन
ये आपको मिला है 8 अक्टूबर 2024। ट्रैकोमा मीन्स पोथकी, और पोथकी का मतलब MD या DM, और DM पोथी पर लिख करके ना पैसे कमाएगा, अपनी प्रिस्क्रिप्शन देगा, 1000 रुपया फीस लेगा। तो अपने आर्म चेयर पर ठाट बाट से बैठेगा, तो ठाट बाट यानी 8, और ये उसका आसम वर्क है, यानी अक्टूबर 24 घंटा 2024। ठीक, तो हमने पोथकी को करंट से जोड़ के पढ़ लिया। पोथकी कैसा है, पोथी पर लिखा जाता है, लेखन है। ठीक, अब चौथी डिजिट आइए, वर्तम शर्करा, श्लोक संख्या 12। वर्तम शर्करा, ये शर्करा से समझिए, शक्कर है, और आईलिड पर शक्कर के समान चारों तरफ, पीडिका के चारों ओर, ये देखिए ऐसे शक्कर के समान हो जाता है। दिस वन इज वर्तम शर्करा। तो स्थूल पीडिका की चारों ओर अन्य सूक्ष्म पीडिका का जमाव हो जाए तो वर्तम शर्करा कहलाता है। जैसे गांव में हम लोग गांव में क्या, शहरों में ही क्या बोलते हैं, रेवड़ी होती है ना, उसके चारों तरफ छोटा छोटा वो जमा होता है ना उसका, तिल का, सफ़ेद तिल, शक्कर के चारों। तो यही अंदर वाला स्थूल पीडिका और बाहर वाला सूक्ष्म पीडिका, तो वर्तम शर्करा। ठीक, सिकता वर्तम कहा वाघभट्ट में, तो वाघभट्ट साहब सिकता वर्तम कहते हैं। तो वाघभट्ट हैं तो अच्छा बोलेंगे, तो इन्होंने फिजिक्स का कंसेप्ट लगाया कि यार मिरेज और लूमिंग, जब हम सिकता यानी डिजर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर मिरेज बनता है, कुछ कुछ सिकता की तरह। तो सिकता वर्तम टर्म वाघभट्ट, वर्तम शर्करा सुश्रुत। ट्रीटमेंट क्या होगा, खुरुच कर निकाल दीजिए इसको, लेखन, नो कन्फ्यूजन। इसको लिथियासिस कंजंक्टाइवा कहते हैं, वर्तम शर्करा को। ठीक है, स्टोन इन द आइज। अब आइए अर्सोवर्त में श्लोक संख्या 13, 5वीं डिजीज। तो इसमें हमको बस इतना याद करना है कि ये एवारू बीज प्रतिमा टर्म अर्सोवर्तन के लिए आता है, और कुंभिक बीज प्रतिमा टर्म कुंभिक पीठिका के लिए आता है। तो एवारू बीज प्रतिमा अर्सोवर्तन के लिए क्यों है, समझिए। एवारू यानी होता है ककड़ी, और ककड़ी यानी लड़की, और लड़की यानी अर्शी खान, अर्शी खान यानी बिग बॉस 11 बिग बॉस 11 में एक प्रतिभागी थी ना, तो अर्शी खान क्या है, एवारू बीज प्रतिमा। देखिए ये कैपिलरी फॉर्म ऑफ ट्रैकोमा है, देख रहे हैं, दिस वन बिल्कुल ककड़ी के दाने के समान हो गया है, चारों तरफ देखिए। तो एवारू बीज प्रतिमा अर्सोवर्त। अब अर्स नाभि में भी होता है, तो वहाँ पर कैसा होता है, गंडुपद, शिशन में लिंगार्स, कुर्च, योनि में चंद्राकार। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट है इसका छेदन, काट कर अलग कर देना। अर्सोवर्त में क्या है, सन्निपातज, नो कन्फ्यूजन, साध्य है छेदन। अब आइए शुष्कार्स, श्लोक संख्या 14। दिस वन इज क्रोनिक फॉर्म ऑफ पैपिलरी ट्रैकोमा। ये ट्रैकोमा में हमने 3 चीज़ पढ़ा था, एक तो पोथकी ट्रैकोमा एज ए होल था, ठीक। फिर दूसरा हमने पढ़ा
अर्शोवर्ध कैपिलरी फॉर्म, और शुष्कार्स क्या है, क्रोनिक फॉर्म। तो इसमें क्रोनिक है, शुष्क है, तो दीर्घ अंकुर पाया जाएगा, शुष्कार्स। अब इसको थोड़ा सा बायोलॉजी से समझिएगा। जो शुष्क प्रदेश होते हैं उसमें जो जड़ें होती हैं पानी की तलाश में काफ़ी गहरी चली जाती हैं, तो दीर्घ अंकुर, नो कन्फ्यूजन। शुष्कार्स में दीर्घ अंकुर। शुष्क प्रदेशों में जो वेजिटेशन होता है, जो फ्लोरा होती है, वो नीचे चला जाता है, इसीलिए शुष्क प्रदेश के फ्लोरा और फाना बड़े लंबे लंबे होते हैं। ठीक, आप तरकुल का पेड़ देखिए, पीपल, वो ताड़ का वृक्ष देखिए, सब शुष्क प्रदेश में हैं, और उनकी जड़ें देखिए। तो ये सब, और उस एरिया के पशुओं को देखिए, जानवरों को देखिए, एनिमल्स को देखिए, सब लंबे लंबे। तो दीर्घ अंकुर, शुष्कार्स, नो कन्फ्यूजन। ठीक, एवारू बीज किस में था, रिकैप कर लीजिए, अर्शोवर्थ में था। क्यों, एवारू यानी ककड़ी, ककड़ी यानी लकड़ी, लकड़ी यानी लड़की, और लड़की यानी अरसी, अरसी यानी अरसी खान, अरसी खान यानी बिग बॉस 11 की प्रतिभागी। कुंभिक बीज किसके लिए आया था, कुंभिक पिटिका। 7वीं डिजीज देखिए, अंजनामिका, स्टाइया हार्डियोलम है ये, श्लोक संख्या 15। इसमें दाह तोदवती ताम्रा पीडिका। तो अंजनामिका के लिए ये क्यों श्लोकांश आया है, क्योंकि तोंद निकली हुई है जिस महिला की, उसको सुंदर दिखने के लिए क्या करेगी, वो अंजन अप्लाई करेगी। तो दाह तोंदवती ताम्रा पीडिका अंजनामिका। अंजनामिका में कौन सा दोष है, तो अज यानी बकरी, तो बकरी की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, एक दिन तो, एक ना एक दिन तो हलाल होएगी ही, तो रक्तज। तो ट्रीटमेंट क्या है, अंजन लगा करके भेदना है दिल, तो इंसीजन ट्रीटमेंट। वाघभट्ट को कुछ अलग कहना है, तो इन्होंने कह दिया मुदग मात्रा, मुदग मात्रा असृजा पीडिका। ठीक है, तो मुदग मात्रा है, तो वाघभट्ट। वैसे अंजन किस में नापते हैं, कलाय मात्रा ना, रेड़ू में। इन्होंने, वाघभट्ट ने मुदक मात्रा कहा है। असृजा पीडिका किसके लिए है, अंजन नामिका, अकॉर्डिंग टू वाघभट्ट। तो ये हार्डियोलम हो गया। श्लोक संख्या 16, आठवां डिजीज है बहलवर्त। बहल यानी बहुधा, मल्टीपल चलाइजियन, मीबोमियन सिस्ट। मीबोमियन यानी होता है आयल ग्लैंड या स्टाई। बहल यानी गाढ़ा। स्वर्णाभि समाभिश्च, ये किसके लिए आया है, बहल वर्त के लिए आया है। तो स्वर्ण आभि, सवर्ण आभि यानी समान वर्ण वाली, समाभिश्च यानी समान आकृति वाली। तो यदि मेल और फीमेल मतलब समान सोच वाला कोई मिल जाए, तो लोग कहते हैं ना कि हमारी बेटी को बहला फुसला कर ले गया और व्रत पर किस कर दिया। तो बहल व्रत में क्या है, स्वर्णाभि समाभिश्च। अरे भाई, आपकी बैचमेट होगी, स्कूल कॉलेज में साथ पढ़ती होगी, तभी तो आप बहला फुसला पाएंगे। कि आप BMS कर रहे हैं और इंजीनियर को जाके बहलाएंगे फुसलाएंगे। तो सवर्ण आभा भी समाभिश्च इसके लिए है, बहलाना फुसलाना बहल वर्तन के लिए। रक्तज होगा क्यों, क्योंकि खून खराबा होगा। जब आप बहलाएंगे फुसलाएंगे तो खून खराबा होगा। ठीक,
और जब खून खराबा होगा तो आप खुरचे जाएंगे, यानी लेखन। चलिए ये भी समझ में आ गया। श्लोक संख्या 17। वर्त्म बंध 9वीं डिजीज है एलर्जिक इडिमा ऑफ लिड। तो वर्त्म बंध, तो वर्त्म यानी आईलिड बंद हो जाती है, सब बंद हो जाता है इसमें। तो न समम छादेत अच्छी किसके लिए आया है? वर्त्म बंध के लिए। न समम छादेत अच्छी, तो न समम छादेत अच्छी, वर्त्म शोभ से नेत्र का पूर्ण रूप से बंद न होना। छादेत न नहीं, छादेत पूरा छा जाता है, अच्छी को पूरी तरह से बंद कर लेता है। तो वर्त्म विबंध में क्या होता है? वर्त्म शोफ होता है इसमें, और वर्त्म शोफ इडिमा इतना बढ़ जाता है कि वो नेत्र को, अच्छी को पूर्ण रूप से बंद नहीं कर पाता। ठीक है, तो विबंध है, सब बंद हो गया है, तो ये आपका ये पूरा ऐसा हो गया है, खूब मोटा ताज़ा हो गया है, तो ये पूर्ण रूप से बंद नहीं हो पाएगा। ठीक, एलर्जिक इडिमा ऑफ आईलिड कहते हैं इसको, वर्त्म में विबंध। अब आइए क्लिष्ट वर्त्म, श्लोक संख्या 18। एंजियोन्यूरोटिक इडिमा। क्लिष्ट वर्त्म क्या है? तो पहले ये समझिए, मृदु अल्प वेदनम ताम्रम, उसके बाद लिखा है मृदु अल्प वेदनम ताम्रम, उसके बाद अकस्मात च भवेत रक्तम। पहले ताम्र कलर का होता है और तब रक्त कलर का हो जाता है, तो यानी क्लिष्टता बढ़ जाती है। सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन कब ज़्यादा होता है? जब ब्लड ज़्यादा बहता है, इसीलिए कहा जाता है सर्जरी के टाइम कि भैया एक यूनिट, 2 यूनिट, 4 यूनिट ब्लड तैयार रखो। ठीक, तो क्लिष्टता है, तो ये कौन सा है? रक्तज। विदेहनिमि ने क्या कहा है? श्लेष्म दुष्टेन रक्तेन। ठीक, तो कफ और रक्त का अनुबंध बताया। बंधु जीव निभम, क्लिष्ट वर्त्म में बंधु जीव निभम बताया इन्होंने। तो बंधुओं के बीच खून खराबा होता है तो क्लिष्टता। महाभारत का दौर याद करिए, तो क्लिष्टता। तो बंधु जीव निभम टर्म किसके लिए? क्लिष्ट वर्त्म। और बंधु जीव प्रतिकाशम, ये किसके लिए? रक्तज अधिमंथ के लिए। बंधु जीव प्रतिकाशम यानी गुड़हल के पुष्प के समान हो जाता है आँख का कलर, तो रक्तज अधिमंथ में आगे पढ़ेंगे हम लोग। सर्वगत रोग में है, सुश्रुत उत्तर तंत्र 6 में देख लीजिएगा, आगे पढ़ेंगे वैसे हम लोग। तो ये देखिए क्लिष्ट वर्त्म में एंजियोन्यूराइटिक इडिमा, देखिए ना। ट्रीटमेंट क्या है? खुरुच दीजिए इसको। लेखन वाग्भट्ट ने उल्लेख नहीं किया है, उत्कृष्ट वर्म से सादृश्यता बताई है। तो वाग्भट्ट कहते हैं यार क्लिष्टता तो केवल एक ही बार आई थी महाभारत में, वैसी क्लिष्टता कहीं नहीं आई, तो इसीलिए क्लिष्ट वर्त्म का उल्लेख वाग्भट्ट ने नहीं किया। क्लिष्ट वर्त्म हो गया। अब आइए वर्त्म कर्दम, श्लोक 19 है। यह है नॉन अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस। तो वर्त्म कर्दम में क्या था? कर्दम यानी कीचड़, और वर्त्म यानी आईलिड। तो आईलिड कीचड़ यानी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यानी मोटापा। तो आईलिड मोटा हो जाए तो पहले ट्रीटमेंट क्या करोगे?
मोटापा को खुरुच खुरुच के निकाल दो, तो ट्रीटमेंट हो गया लेखन। ठीक। अब पित्त से युक्त रक्त है, वर्त्म को क्लीन कर दे रहा है, यानी त्रिदोषज सन्निपातज। ठीक। इसमें दो ही चीज़ याद करने वाला था कि वर्त्म कर्दम कौन सा क्या ट्रीटमेंट है, तो लेखन है। समझ लिया कैसे? वर्त्म यानी आईलिड और कर्दम यानी कीचड़। नहीं याद हो रहा है तो कर्दम यानी समझिए कमल, कमल कीचड़ में खिलता है। कदम, करदम, करदम कीचड़, तो कीचड़ यानी कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन यानी स्थूलता। कैसे अलग करोगे? स्क्रैपिंग से खुरुच के निकाल दो। देखिए दिस वन इज योर नॉन अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस। कितना मोटा हो गया आईलिड। श्लोक संख्या 20। स्याओ वर्त्म। अब 10 डिजीज और बच गया है, इसको कल देखा जाएगा।